प्रश्न नंबर 101 कह रहा है कि मधुआ कहानी के लेखक कौन है। आंसर करना है कि मधुआ कहानी के लेखक कौन है। तो देखिए, मधुआ कहानी जो है वो हमारे जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रमुख कहानी है मधुआ। तो ध्यान रखिएगा, मधुआ कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। और आप लोग जानते हैं कि छायावाद की जो 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, उसमें से जयशंकर प्रसाद जी एक प्रमुख कवि हैं। ध्यान रखिएगा, छायावादी युग के कवि हैं और यह एक नाटककार भी हैं, कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, निबंधकार भी हैं। तो इन सभी विधाओं में इन्होंने रचना की है। ये कवि भी हैं, तो कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं। और अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें जयशंकर प्रसाद जी की, तो नोट कर लीजिएगा, कॉपी में मैं बोलता जा रहा हूं, आप उसको नोट करिए। छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, आजाद शत्रु, ये सभी जितनी भी रचनाएं हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 101 का शगुन हो गया है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 102 पर। प्रश्न पूछ रहा है कि बोलगा से गंगा कहानी संग्रह किसका है। आंसर करिए कि बोलगा से गंगा कहानी संग्रह किसका है। जयनंद कुमार जी का है, यशपाल जी का है, राहुल सांकृत्यानंद का है, या फिर प्रेमचंद्र जी का है। जल्दी से आंसर करिए। जितने भी लोग यहाँ पर सी राहुल सांकृत्यानंद के लिए आंसर कर रहे हैं, उन सभी का एकदम सही आंसर है। बोलगा से गंगा जो कहानी संग्रह है वह राहुल सांकृत्यानंद जी का है। किसका है? राहुल सांकृत्यानंद जी का एक कहानी संग्रह है बोलगा से गंगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि राहुल सांकृत्यानंद जी ने अपने जीवन में इतनी यात्राएं की, यानी इनका जो एक प्रकार से नजरिया था वो ये था कि इन्होंने जगह स्थानों पर जा जाकर इन्होंने रचनाएं की हैं। घुमक्कड़ जीवन था इनका। घुमक्कड़ का मतलब समझ रहे हैं? दिन मतलब अपने जीवन भर ये घूमते रहे कहीं ना कहीं। तो इसलिए इनकी कहानियों में भी हमें एक प्रकार से जो हमें इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं उनमें एक चीज कॉमन है कि इन्होंने यात्रा से संबंधित बहुत सारी रचनाएं की। जैसे कि इनकी रचना का एक नाम है मेरी जीवन यात्रा, इसके अलावा मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, ये सभी रचनाएं राहुल सांकृत्यानंद जी की। ध्यान रखिएगा, इनका घुमक्कड़ जीवन रहा है। इन्होंने विभिन्न स्थानों पर विभिन्न देशों की इन्होंने यात्राएं की हैं, इसीलिए इन्होंने यात्राओं से संबंधित रचनाएं ज्यादा लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? आंसर करिए। जयशंकर प्रसाद जी हैं, अमरकांत हैं, या फिर शिवानी हैं, या फिर शिव प्रसाद सिंह हैं। जल्दी से आंसर करेंगे, जिंदगी और जोंक के लेखक कौन हैं। जितने भी लोग यहाँ पर बी अमरकांत के लिए आंसर कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर अमरकांत के लिए आंसर कर रहे हैं, बी ऑप्शन पर आंसर कर रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल सही है। जिंदगी और जोंक के लेखक हैं अमरकांत जी। कौन है? अमरकांत। अमरकांत जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। आंसर करिए। हिंदी की प्रथम कहानी पूछ रहे हैं। विकल्प आपके हैं आत्माराम, भाग्य और पुरुषार्थ, कलाकार का दंड, या फिर इंदुमती। जितने भी लोग यहाँ पर डी इंदुमती के लिए आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है उन सभी का। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है। एकदम सही आंसर है इंदुमती। जितने भी लोग यहाँ पर डी आंसर कर रहे हैं एकदम सही है उनका। और हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। देखिए, ये फिर से इस बार आपको सिर्फ ये बताना है कि हिंदी की प्रथम कहानी जो इंदुमती है उसके लेखक कौन है। यहां पर मैं प्रश्न थोड़ा सा चेंज करता हूं। हिंदी की प्रथम कहानी के आपको लेखक बताना है। आप जल्दी से बताइए, हिंदी की प्रथम कहानी के लेखक कौन है? आंसर करिए। हिंदी की प्रथम कहानी के लेखक कौन है? जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, सभी को जानकारी है, तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। पिछले ही प्रश्न में हमने चर्चा की। लेकिन हिंदी की प्रथम कहानी किसने लिखी है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखी है। बिल्कुल सही है सभी का। सभी बच्चे अच्छे से आंसर कर रहे हैं। अब जल्दी से आंसर करिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? जल्दी से आंसर करेंगे। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे।
जो रानी केतकी की कहानी है उसके जो लेखक हैं वो हैं इंसा अल्लाह खां। बिल्कुल, आप जल्दी से आंसर कर दीजिए अगले प्रश्न के लिए। अगला हमारा प्रश्न है 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है? 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है? आंसर करेंगे सभी लोग। देखिए ऊपर वाले जो प्रश्न था उसमें भी आपको एक विकल्प दिया गया था, घ नंबर, वहां पर भी रचना लिखी हुई है 11 वर्ष का समय। यह एक कहानी है, लेकिन किसकी कहानी है? किसने लिखी है इस कहानी को? किसने लिखा है इस कहानी को? आंसर करेंगे 11 वर्ष का समय जो रचना है, जो कहानी है, उसके रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और बहुत अच्छी कहानी है, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ी हो कहानी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कहानी है। मैंने पढ़ी हुई है तो मैं बता सकता हूं कि बहुत अच्छी कहानी है। ये एक रामचंद्र शुक्ल जी की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो देखिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लेकिन अगर आप इस तरह से आंसर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें समझ में आता है कि हाँ, आप लोगों ने मेहनत की है, और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। आगे आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है, बहुत अच्छे अंक आपके आने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? आंसर करेंगे सभी लोग। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? परीक्षा गुरु, सेवा सदन, आकाशदीप या फिर प्रदीप? इनमें से कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है? आंसर करिए। परीक्षा गुरु, सेवा सदन, आकाशदीप और प्रदीप। आज ही पहले ही प्रश्न में मैंने आपसे जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में डिस्कस किया था, रचनाएं बताई थी। यदि आप लोगों ने नोट डाउन की है तो इस प्रश्न का आप आंसर बहुत आसानी से दे देंगे। जयशंकर प्रसाद की रचना सभी लोग जानते हैं, विकल्प नंबर गा, आकाशदीप के लिए सभी लोग यहां पर आंसर कर रहे हैं और एकदम सही आंसर है सभी लोगों का। हमने अभी आपको बताया था कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये प्रमुख रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राजा भोज का सपना के कथाकार कौन है? यानी राजा भोज का सपना किसकी रचना है? जल्दी से आंसर करिए। तो राजा भोज का सपना के लिए सभी लोग यहां पर विकल्प बी की ओर आंसर कर रहे हैं। तो राजा भोज का सपना के कथाकार हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। करिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमीर हट किस प्रकार की रचना है? प्रश्न में पूछा गया है कि हमीर हट किस प्रकार की रचना है। चलिए देखिए, हमीर हट जो है वह एक कथा साहित्य है। क्या है? कथा साहित्य है। हमीर हट एक कथा साहित्य है। इसके जो रचनाकार हैं, ध्यान दीजिएगा, हमीर हट के रचनाकार हैं चंद्रशेखर कवि। कौन है? चंद्रशेखर कवि हैं, वो हमीर हट के रचनाकार हैं चंद्रशेखर कवि। और यह एक कथा साहित्य है। लेकिन एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है। देखिए, एक रचना है हमीर हट, ठीक है, इसके अलावा एक रचना है हटी हमीर। क्या है? हटी हमीर। मैं लिख देता हूं, एक और रचना है जो पूछी जाती है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यह रचना है हमीर हट, इसके रचनाकार हैं चंद्रशेखर कवि। लेकिन जो ये हटी अमीर रचना है, इसके रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। दो रचनाएं हैं, ये काफी एक जैसी रचनाएं हैं, बस अंतर सिर्फ इतना है, एक का नाम है हमीर हट और एक का नाम है हटी हमीर। तो हटी हमीर के रचनाकार हैं आपके प्रताप नारायण मिश्र जी। ध्यान रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र जी हटी हमीर के रचनाकार हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रताप नारायण मिश्र जी जो हैं वो हटी हमीर के रचनाकार हैं और हमीर हट के रचनाकार हैं चंद्रशेखर कवि। और हमीर जो हट है वह एक कथा साहित्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मधुआ की रचना विधा क्या है? आपको आंसर करना है कि मधुआ किस विधा में लिखी गई है। रेखा चित्र है, कहानी है, नाटक है या फिर यह एक उपन्यास है? जल्दी से आंसर करेंगे। मधुआ की रचना विधा क्या है? जितने भी लोग यहां पर बी आंसर कर रहे हैं, एकदम सही आंसर है। तो मधुआ जो रचना है वो कहानी विधा में है और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है कि नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है? नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है? आंसर करिए, सबको पता होना चाहिए। तो जितने भी लोग यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी को आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, मुंशी प्रेमचंद नमक का दरोगा कहानी के कहानीकार हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो कोई भी प्रकार का
तो आप अपनी कॉपी में तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। अगली बार अगर पेपर में आता है तो गलत नहीं करना है, क्योंकि ऐसे मौज नहीं कर पाओगे भाई, ऐसे मौज नहीं होने वाली। जब तक पेपर में फोड़ के नहीं आ रहे हो तब तक कोई मौज नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु से पूर्व की है? आंसर करना है कि वह कौन सी कहानी है जो भारतेंदु युग से पूर्व की है। जल्दी से आंसर करेंगे। तो देखिए विकल्प सी के लिए जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं एकदम सही आंसर कर रहे हैं। रानी केतकी की कहानी जो है वो भारतेंदु से पूर्व की है। तो रानी केतकी की कहानी के लिए जितने भी लोगों ने आंसर किया है एकदम सही है। रानी केतकी की कहानी भारतेंदु से पूर्व की है। इंदुमती, सभी लोग जानते हैं कि इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है, जबकि जो रानी केतकी की कहानी है वो इंसा अल्लाह खान जी की रचना है और हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। हिंदी अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछता है, मान लीजिए प्रश्न पूछा गया कि हिंदी की प्रथम गद्य रचना कौन सी है, तो आप आंसर करेंगे रानी केतकी की कहानी। क्लियर है? रानी केतकी की कहानी ये हिंदी की प्रथम गद्य रचना है, इंसा अल्लाह खान जी द्वारा रचित है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न पूछता है कि पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? जितने भी लोग यहां पर यशपाल विकल्प नंबर घ के लिए आंसर कर रहे हैं, यशपाल के लिए आंसर कर रहे हैं जितने भी लोग, पर्दा कहानी के लिए जितने भी लोग प्रश्न नंबर 113 के लिए विकल्प घ के लिए आंसर कर रहे हैं, सभी का बिल्कुल सही है। तो यशपाल जी की कहानी है पर्दा। क्या नाम है? पर्दा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यशपाल जी की कहानी है पर्दा। आगे बढ़ेंगे अब हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? आंसर करिए, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? बलिदान से, आकाशदीप से, प्रायश्चित से या फिर समय से? तो प्रश्न नंबर 114 के लिए आंसर करेंगे, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, यह एक पात्र की बात कर रहा है। तो जितने भी बच्चे यहां पर विकल्प नंबर ए के लिए आंसर कर रहे हैं, बलिदान के लिए आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। हरखू बलिदान नामक कहानी का एक प्रमुख पात्र है। हरखू पर ही यह कहानी बिल्कुल बेस्ड है, यानी यह मेन जो कैरेक्टर कहते हैं ना किसी भी कहानी का, किसी भी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होता है वो हरखू है। ध्यान दीजिएगा, तो बलिदान कहानी का मुख्य पात्र है हरखू। अब जल्दी से आंसर करिए, बलिदान किसकी रचना है? जल्दी से आंसर करेंगे कि बलिदान रचना किसकी है। अब बलिदान कहानी का मुख्य पात्र हरखू हो गया, क्लियर है। बलिदान जो कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और बलिदान कहानी का मुख्य पात्र हरखू है, इसको याद रखिए, प्रश्न पूछ सकता है पेपर में। मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? आंसर करिए। प्रश्न नंबर 115 के लिए आंसर करेंगे जल्दी से। मधुआ कहानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। प्रश्न नंबर 115 का सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। विकल्प नंबर घ, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? जल्दी से आंसर करिए। उपन्यास है, नाटक है, कहानी है या फिर रेखा चित्र है? 88 लाइव है इस समय देखने पढ़ने के लिए। हिंदी के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोग हिंदी को इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? आंसर करेंगे। उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, फिर रेखा चित्र है? जल्दी से आंसर करेंगे, गलती नहीं करना है, मैं बताता हूं। दुलाई वाली एक कहानी विधा की रचना है। क्या है? यह एक कहानी विधा से संबंधित रचना है। बताइए दुलाई वाली की रचनाकार कौन है? दुलाई वाली जो कहानी है, दुलाई वाली, और इसके जो रचनाकार हैं, ध्यान दीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, राजेंद्र बाला घोष। कौन है? राजेंद्र बाला घोष। इनको हम बंग महिला के नाम से जानते हैं। क्या है इनका नाम? राजेंद्र बाला घोष जी हैं, और यह एक कहानी विधा की रचना है। ध्यान दीजिए, मैं लिख देता हूं यहां पर, राजेंद्र बाला घोष को हम बंग महिला के नाम से जानते हैं। इनका नाम हमें हिंदी में ज्यादातर बंग महिला सुनने को मिलता है। क्या सुनने को मिलता है? बंग महिला सुनने को मिलता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, दुलाई वाली जो कहानी है वो
राजेंद्र बाला घोष जी द्वारा रचित है और राजेंद्र बाला घोष जी का ही आपको नाम हो सकता है, कई बार आपने पढ़ा हो, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, बंग महिला के नाम से हमें देखने को मिलता है। तो सभी बच्चे यहां पर आप अपना आंसर करिए, सही करिए, अभी के अभी मुझे विकल्प सी आंसर चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आप गलत नहीं होना चाहिए। दुलाई वाली एक कहानी विधा की रचना है, इसके जो रचनाकार हैं वो राजेंद्र बाला घोष या फिर इन्हीं का जो उपनाम है हमें बंग महिला सुनने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? आंसर करिए, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं? जल्दी से आंसर करिए प्रश्न नंबर 117 के लिए। जितने भी लोग यहाँ पर सी डॉक्टर संपूर्णानंद के लिए आंसर कर रहे हैं एकदम सही है, सभी लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंधकार, शिक्षा का उद्देश्य यह एक निबंध है और इसके निबंधकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन है? पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन है? आंसर करिए। आपकी रचना है पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल और इसके जो लेखक हैं उनके लिए आंसर करना है डॉक्टर नगेंद्र हैं, पूर्ण सिंह हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 118 के जो सही आंसर है, पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल रचना के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। फिर से एक बार फिर, पिछले प्रश्न का आंसर भी डॉक्टर संपूर्णानंद था और इस वाले प्रश्न का आंसर भी डॉक्टर संपूर्णानंद है। तो पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। तो डॉक्टर संपूर्णानंद की हमें दो रचनाएं आज पढ़ने को मिली हैं, ध्यान रखिए। इनकी रचनाएं हैं शिक्षा का उद्देश्य और पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल। ये दो रचनाएं हैं, शिक्षा का उद्देश्य और पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल, ये दोनों ही डॉक्टर संपूर्णानंद की है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? आंसर करिए, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? जल्दी से सभी लोग आंसर करिए, काफी इंपॉर्टेंट रचना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, हरिशंकर परसाई हैं या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी हैं? आंसर करिए, निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। क्लियर है? अब गलत नहीं होना चाहिए, पेपर में आने वाला है क्वेश्चन, मैंने बता दिया ये वाला प्रश्न इस बार पेपर में आने वाला है। तो चलिए आंसर करिए, गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। क्लियर है? लेकिन यह किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? तो यह सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है। किसका? सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है। किसके लिए पूछा गया है? गुलाब के लिए। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, यह एक निबंध है, लेकिन राम वृक्ष बेनीपुरी ने यहां पर जो अपनी रचना में गुलाब को सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक बताया है। किसका? सांस्कृतिक प्रगति का। और जबकि गेहूं को आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति का द्योतक बताया है। तो इसको ध्यान रखिए, आंसर हमारा यहां पर विकल्प नंबर सी है, क्योंकि प्रश्न में गुलाब के लिए पूछा गया है कि गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है, तो सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है। लेकिन चांसेस हैं कि थोड़ा हो सकता है प्रश्न इस बार घुमा के पूछ ले और ये पूछ ले कि गेहूं बनाम गुलाब में यहां पर गुलाब की जगह आपसे यह पूछ ले कि गेहूं किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है। तो आपका आंसर होगा आर्थिक एवं राजनीतिक। ध्यान दीजिएगा मैं क्या समझा रहा हूं, समझ रहे हैं ना आप लोग? गलती नहीं करना। अगर गुलाब के लिए पूछे तो आपका आंसर है सांस्कृतिक, लेकिन यदि गेहूं के लिए पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा आर्थिक एवं राजनीतिक। बिल्कुल। तो देखिए 120 नंबर प्रश्न को मैंने बहुत अच्छे से, जितनी मेरी काबिलियत है, जितनी मेरी क्षमता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि गेहूं बनाम गुलाब यह एक निबंध है। इसके रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी हैं और राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने गुलाब को सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक बताया है और गेहूं को आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति का द्योतक बताया है। क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है सांस्कृतिक। क्लियर है? प्रश्न नंबर 120 का सही आंसर है सांस्कृतिक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, गुलाब के लिए सांस्कृतिक और गेहूं के लिए आर्थिक एवं राजनीतिक।